बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात, आप सब लोग कैसे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, क्योंकि पिछले प्रोग्राम्स में हमने बात की थी खुदनामियों के बारे में और ख़ुदनामियों से होने वाली बीमारियों के बारे में। और अब आज के प्रोग्राम में हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर खुदनामियों से होने वाली बीमारियां या उनके बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उससे हम बिफ़ोर टाइम कैसे बच सकते हैं। उससे बचने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट या बेहतरीन बात वो ये है कि हम बच्चे का पैदाइश के वक्त से लेकर बल्कि पैदाइश से पहले ही ख्याल रखें। और इसके लिए एक मशहूर मकूला जैसा कि सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चा और सेहतमंद मुआशरा ये मुआशरे को जन्म देती है, ये बहुत ही मशहूर है। वैसे तो जदीद साइंस के अकॉर्डिंगली हम माँ के पेट में ही बच्चे का अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके तमाम जिस्मानी अज़ा और उनकी कारकर्दगी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है कि पैदाइश के वक्त पैदा होने वाले बच्चे की सेहत के बारे में 1 से 5 मिनट के अंदर जो है वो जाना जाए। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि हम वो माँ जो कि इस बच्चे को जन्म दे रही है उसकी सेहत का ख्याल रखें। बच्चे की सेहत का ख्याल रखने के लिए माँ की सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हम पैदाइश के हम हमल के पहले हफ्ते से लेकर ज़िंदगी तक के जो सफ़र है उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए उसकी भरपूर ख़ज़ा का ख्याल रखें। इसके साथ साथ बर वक्त जो उसका आराम है और डॉक्टर को दिखाना, उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। रिसेंट रिसर्चेस ये कहती हैं कि पूरी दुनिया में तकरीबन 4 मिलियन बच्चे पैदाइश के वक्त ही पैदा होते ही लुक़मा अजल जो है वो उसका बाइस बन जाते हैं। लुक़मा अजल बनने के लिए, इन बच्चों को लुक़मा अजल बनने के लिए तकरीबन मुझे ये कहना चाहिए कि 3/4 बच्चे या 3/4 बच्चे ऐसे हैं जो कि पैदाइश के पहले हफ्ते में ही वफ़ात पा जाते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1000 में से 49 बच्चे पैदाइश के वक्त या पैदाइश के 1 हफ़्ते के दौरान जो है वो फौत हो जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कि तकरीबन टोटल जो है 4 मिलियन में से 7% जो है वो इसकी 22 बनता है। 7% जो है वो पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है सब चीज़ों को। इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन मुझे ये कहना चाहिए कि सबसे पहली जो वजह जो है वो माँओं का तालीम याफ्ता ना होना, गुर्बत, आगाही की कमी, इसके साथ साथ जो है हमारी बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं उनकी कमी, और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो माँओं का जनरल जो इन्फॉर्मेशन है चीज़ों के बारे में, जिसमें खुदनामियों का हमने जिक्र किया, उनकी बीमारियों को जिक्र किया, उनसे कैसे बचा जा सकता है, और सबसे ज़रूरी बात ये कि अपना ख्याल कैसे रखा जा सकता है, इसकी लाइल्मी या कमी है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने आपको बताया कि 7% जो हैं वो बच्चों की जो अमवात हैं वो हमारे ग्लोबली हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बात को। तो इसमें सबसे पहले जो है चीज़ आती है पैदाइश के वक्त बच्चों की निगहदाश्त, यानी कि आपको पैदाइश के वक्त ही पता चल जाता है कि बच्चे की सेहत आइंदा आने वाले हफ्तों में कैसी होगी, या फिर बच्चे का रिस्पांस कैसा होगा। और उन जो बेसिक हमारे पास जो चीज़ें आती हैं जिनको हम मार्क करके या जिनको हम जान के हम बच्चे की सेहत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर हम उसको उसी वक्त जान लें तो हम मज़ीद प्रॉब्लम से या मज़ीद बीमारियों से भी बच सकते हैं। आज मैं उसी सिलसिले में आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ एपगार के बारे में, जिसको मेडिकली हम लोग एपगार कहते हैं। एपगार मीन ए फॉर अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि पैदाइश के वक्त बच्चे की रंगत, उसकी जिस्मानी रंगत कैसी है। इसके साथ पी से पल्स, जिसे हम दिल की धड़कन या हार्ट रेट कहते हैं। जी की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेमिस का मतलब है कि बच्चे की रिफ्लेक्सेस कैसे हैं। रिफ्लेक्सेस में का मतलब ये है क्या बच्चा पैदा होने पर रोया, और अगर आप बच्चे के किसी हाथ या पाँव को हाथ लगा रहे हैं या आप उसको थपथपा रहे हैं तो क्या वो आपको रिस्पांस दे रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, ए से एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब बच्चे की मसल्स टोन है। मसल्स टोन्स का मतलब ये है कि बच्चे के हाथ में या उसकी जिस्म में कितनी सख्ती है और कितनी नरमी, उसकी गिरफ्त कितनी ज़्यादा है। इसके बाद एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम अक्सर जो वो बच्चे जो कि अस्पतालों में पैदा नहीं हो रहे उनमें हम इग्नोर कर देते हैं या हम उसको जाने देते हैं, और यही वो प्रॉब्लम है जो कि बाद में चलकर मज़ीद बीमारियों का बाइस बनती है, वो है रेस्पिरेशन, यानी कि सांस का लेना। अक्सर जो बच्चे घर में पैदा होते हैं, स्पेशली दाइयों के हाथों जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या मिडवाइफ्स के हाथों जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि हम ये जान सकें कि बच्चे की सांस लेने का अमल कितना तंदुरुस्त है या वो कितनी एफिकेसी के साथ सांस ले रहा है। अज़ीज़ तलबा, हम बात कर रहे थे एपगार के बारे में, और मैंने आपको बताया कि एपगार या APGAR
किस चीज़ की एब्रीवेशन है और इससे हमारी क्या मुराद है। अब बात करते हैं एबगार के स्कोर्स के बारे में या इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। एबगार का जो अमल है तकरीबन इसको नोटिस किया जाता है पैदाइश के 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर अंदर। इसके साथ साथ इसके डिफरेंट स्कोर्स हैं। अगर हम इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट की बात करें, जिस तरह कि मैंने आपसे अपीयरेंस का कहा, यानी कि बच्चे का स्किन का रंग कौन सा है पैदाइश के वक्त, तो उसको हम 0 से 2 तक स्कोर देते हैं। इसी तरह हर एक एक्टिविटी के एक दो स्कोर्स हैं। इसके बाद इन स्कोर्स की बिना पर हम फर्दर बच्चे को स्कोरिंग करते हैं। लाइक सपोज़ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर बच्चे का स्कोर जमा करके 7 से 10 के दौरान बनता है तो ये एक नॉर्मल बच्चा है। इसी तरह अगर बच्चा का जो स्कोर है वो 4 से 6 के दौरान बन रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को फौरी तौर पर सांस लेने में असिस्टेंस की ज़रूरत है, यानी कि आपने उसको कोई ना कोई ऐसी तिब्बी इमदाद देनी है जिससे वो बेहतर तौर पर सांस ले सके। अगर मैं बात करूँ 4 से कम स्कोर की, तो इसका मतलब है कि बच्चे को लाइफ सेविंग जो असिस्टेंस है, यानी कि ऐसी असिस्टेंस या ऐसी रहनुमाई या ऐसी तिब्बी इमदाद जिसमें उसकी जान बचाई जा सके, उसकी ज़रूरत है, तो हम फ़ौरन बच्चे को ICU या CCU में शिफ्ट कर सकते हैं। और उसके तमाम जब तक उसकी तमाम ये जो साइंस हैं या जो अलामत हैं ये नॉर्मल नहीं होती, बच्चे को वहाँ पर रखा जा सकता है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर रेस्पिरेशन या पल्स या मसल्स या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने में नज़र आ रही है जो कि हम सोनोग्राफी के थ्रू हमल के दौरान नहीं जान सके, हम उसको बर वक्त ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं और क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को बचा सकते हैं या 5 साल से कम उम्र के बच्चों के जो कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं ताकि ये जरासीम या खुदनामी उन पर असर ना कर सकें या बुरा असर मुरतब ना कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ बहुत ही ज़रूरी है वो है माँ का दूध। बच्चे को माँ का दूध पैदाइश से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए या उसको पिलाना शुरू कर देना चाहिए। और इसके बारे में भी बहुत से ट्रेडिशनल और बहुत से डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट ख़ानदानों के, डिफरेंट मुआशरों के, डिफरेंट जो है हमें ये कहना चाहिए कि तबकात के, जिसके अकॉर्डिंगली वो बात की जाती है। अक्सर जो हैं वो पुराने तहमात की बात की जाए तो मना किया जाता है कि बच्चे को माँ का दूध मत पिलाया जाए क्योंकि वो साफ़ नहीं, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी और चीज़ें जो कि इसको कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। तो मेरे ख़्याल में अगर हम इस बात को आगे लेकर के चलें और मैं आपको ये बताऊं कि कौन से तरीके हैं, तो उसमें मेरे ख्याल में 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। क्योंकि जो पहला दूध जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, जो कि बहुत गाढ़ा होता है, वो फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ है। फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ का मतलब कि वो वाली फ़ौज जिसका मैंने आपको पिछले प्रोग्राम्स में बताया, जो कि किसी भी इंसान को जरासीम से लड़ने के लिए तैयार करती है, वो उसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई मॉडल है। बहुत से लोग इस बात की भी शिकायत करते हैं कि माँ इस काबिल नहीं कि वो बच्चे को फीड करवा सके। तो ये बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला का ये जो निज़ाम है ये डिमांड एंड सप्लाई के मॉडल पे काम करता है, यानी कि जितनी बच्चे की खुराक बढ़ती जाएगी विद द टाइम, उतनी ज़्यादा दूध की सप्लाई जो है या जो फीड है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। अब बात करते हैं माँ के साथ ताल्लुक़ के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे को दूध पिलाने का जो रदात का जो अमल है, इसमें माँ और बच्चे के बीच में फ़वाइद की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप होती है, यानी कि उनकी आपस में जो मोहब्बत है वो बढ़ती है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहिए कि एक नेचुरली एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी की जब बात की जाती है और इसके बारे में कुरान में भी कहा गया कि 2 साल तक बच्चे को रदात कराया जाए, तो इसका मतलब ये है कि बहुत हद तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है। यानी कि बच्चों के दरमियान अगर हम वक्फे की बात करें तो 2 साल तक आसानी के साथ वो माएँ जो रदात करवाती हैं वो इसको कैरी ऑन कर सकती हैं। सस्ता है बहुत ज़्यादा, और सबसे बढ़ के अगर मैं ये बात करूं कि फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इसमें तमाम ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं जो कि किसी भी जानदार इंसान को ज़िंदा रहने के लिए और अपनी आप को बेहतर, यानी कि इंसान बेहतर तौर पे अपनी सेहत को परवान चढ़ाने के लिए चाहिए होते हैं, वो तमाम इसमें मौजूद होते हैं। और एक अगर जरासीम के हवाले से मैं बात करूं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो माएँ जो कि बच्चों को ख़ुद फीड करवा रही हैं या दूध पिला रही हैं, उनको वो तमाम कंटेमिनेशन जिसे हम क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं या हम इन्फेक्शंस कहते हैं, जो कि बॉटल के दूध या डिब्बे के दूध से पैदा होती हैं, वो तमाम इन चीज़ों से बच जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत से आजकल भी ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा है। और अगर मैं पुराने ज़माने यानी कि अपने रसूल के ज़माने की बात करूँ तो फॉस्टर मदर्स का ट्रेंड जो था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि ऐसी दाइयाँ जो कि बच्चों को रदात खिलाती थी। अगर माँ किसी तौर पर किसी बीमारी की वजह से, क्योंकि कंटेमिनेटेड डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, तो उसमें ये भी किया जा सकता है कि हम बच्चे को किसी और
वो वाली माँ जो कि ऑलरेडी अपने बच्चों को फ़ीड करवा रही है, हम उससे भी फ़ीड करवा सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी बच्चे की 2 साल की उम्र के बच्चे को अगर आपने उसकी हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की बात करनी है या आपने उसकी हेल्थ या सेहत का अंदाज़ा लगाना है, तो आप आसानी से इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्चे ने माँ का दूध पिया या उसने बॉटल का दूध या फिर टॉप मिल्क जिसे हम कहते हैं, डिब्बे का दूध कहते हैं, उसने वो पिया। अगर बच्चे ने माँ का दूध पिया है तो बहुत से चांसेस हैं कि हम इस बच्चे को मज़ीद हेल्प कर सकते हैं, इसकी सेहत मज़ीद अच्छी हो सकती है। लेकिन अगर बच्चे ने टॉप दूध या फिर डिब्बे का दूध पिया तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि हमें इसके साथ साथ दूसरे सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत है या दवाइयाँ देने की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक और बहुत बड़ी वजह जो कि बच्चों में अमवात का, स्पेशली 5 साल से कम उम्र की अमवात का बाइस बनती है, वो है बच्चों को 6 माह की उम्र में माँ के दूध के साथ साथ दूसरी ठोस ग़िज़ाओं का इंतखाब करना या शुरू करवाना। क्योंकि बहुत से लोग हैं, उनके डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट उनकी सोच है, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चे को कोशिश करते हैं कि उसको ऐसी खुराक ना दी जाए, या फिर किसी अपनी तोहमात की वजह से अवॉइड कर रहे होते हैं कि वो खुराक ना दी जाए जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो फिर ये वाली जो कमियां हैं, ये ताउम्र जो है वो बच्चे के साथ जो है वो चल रही होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, बच्चों की इब्तदाई निगहदाश्त और उनकी सेहत के बारे में मैंने आपके साथ बहुत सी बातें शेयर की और जो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगी। लेकिन इसी सिलसिले में हमने आपके लिए एक सीन भी रिकॉर्ड किया है, आइए चल के देखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे मुलाकात जो है वो अब अगले हफ्ते में होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। फातिमा के साथ कौन है जी? जी मैं हूँ जी। मुबारक हो सर, अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है। मेरी बीवी तो ठीक है ना? जी माँ और बेटा बिल्कुल ठीक हैं। आप बस मुझे वो बैग दे दीजिए जिसमें बच्चे के कपड़े हैं। जी ज़रूर। मुबारक हो अम्मा, बेटा पैदा हुआ है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह तूने अपना फजल और करम किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा, वो बच्चों के कपड़े का बैग मांग रहे हैं। अच्छा, मैं देती हूँ। ये लो बेटा। सुनो जी। जब बच्चा तैयार हो जाए तो मुझे बताना, मैं अपने पोते को खुद गुट्टी दूंगी। नहीं माँ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, हम बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएंगे। ये क्या बात हुई, गुट्टी नहीं देनी? अम्मा ठीक ही तो कह रही होगी। क्या खाक ठीक कह रही है? मैंने अपने सारे बच्चों को गुट्टी दी है और माशाल्लाह सारे ही सेहतमंद हैं। इस कल की बच्ची को क्या पता कि इसके क्या फ़ायदे हैं। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर। जी। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। मेरी वालदा बाजिद हैं कि वो बच्चे को गुट्टी देना चाहती हैं। प्लीज़ आप इन्हें अंदर ले जाइए। देखिए, इस मामले में हम आपको कुछ नहीं कह सकते। आप हमारे डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा कर लें। अगर आपको इजाज़त देते हैं तो फिर आप ले जाएं उन्हें। जी बेहतर। डॉक्टर साहिबा, मेरी वालदा बच्चे को गुट्टी देना चाहती हैं, मगर आपके स्टाफ ने उन्हें मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपसे पहले इजाज़त तलब की जाए। माँ जी, आप बच्चे को घुट्टी क्यों देना चाहती हैं? ये बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे पोते की आदतें मेरे ऊपर जाएं। माँ जी, अगर आप घुट्टी नहीं भी देंगी तो भी आपके पोते की आदतें आप पर ही जाएंगी। ये गलत फहमी है, इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं। बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध है, जो इसे पहले आधे घंटे में ही पिला देना चाहिए। पहले 2 घंटे में तो दूध आता ही नहीं है, अगर आए तो बहुत भारी होता है और बच्चे को बीमार कर देता है। ये क्या बेशर्मी वाली बातें मेरे बेटे के साथ करी जा रही हैं। माँ जी, पहले दूध का नाना एक नफ्सियाती अमल है। जब माँ ये सोच ले कि उसे दूध पिलाना है तो दूध आ जाएगा। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने माँ के दूध में बेशुमार बीमारियों का इलाज रखा है। और माँ जी, घुट्टी से बच्चे की हालत ख़राब हो सकती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बन सकती है, जैसे दस्त, पेचिश, इसहाल और सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। बाज़ लोग पानी में पिला देते हैं और ये भी बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। अल्लाह ताला ने माँ के दूध में कुदरती तौर पर पानी की एक मुनासिब मिकदार रखी होती है। फीडर लाए थे? नहीं अम्मा, वो तो मैं भूल गया। जाओ जल्दी से ले आओ। डॉक्टर की बातें ना सुनो, ऐसे ही बोलती रहती हैं, खामखा की बातें करती रहती हैं। जाओ जल्दी से ले आओ।
ये बच्चों की इमरजेंसी कहाँ है? क्या हुआ बच्चे को? बच्ची की पैदाइश घर पे हुई और उसको मैंने थोड़ी सी गुट्टी दे दी और कुछ देर बाद उसकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई। आप अम्मी जल्दी करें। कहाँ है ये बच्चे? सीरियस ऊपर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, जाके दिखा लें। और माँ जी, घुट्टी से बच्चे की हालत ख़राब हो सकती है और मुख्तलिफ़ बीमारियों का बाइस बन सकती है, जैसे दस्त, पेचिश, इसहाल और सांस की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ। अम्मा, मैं फीडर ले आया। नहीं बेटा, अब रहने दो। क्यों अम्मा? जैसे डॉक्टर साहब कह रही हैं वो ठीक ही कह रही हैं, अब नहीं देते। ठीक है अम्मा। इसमें कोई फ़ायदा ही होगा।